नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ऐतिहासिक डिबेट को अनपैक करने वाले हैं जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल पलट सकती है। हमने हमेशा सुना है कि भारत की संपत्ति का व्यवस्थित दोहन यानी वेल्थ ड्रेन ब्रिटिश काल में शुरू हुआ, लेकिन क्या हो अगर ये दोहन सदियों पहले मुगल साम्राज्य के दौरान ही शुरू हो गया था। चलिए इस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दावे किए गए हैं। तो इस पूरे आर्टिकल का फाउंडेशन एक छोटा सा पर बहुत ही शार्प सवाल है जो इतिहास की आम धारणाओं को सीधे चुनौती देता है। क्या सच में अंग्रेज पहले थे जिन्होंने भारत का खजाना खाली किया? इस सोच के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। देखिए, ब्रिटिश आर्थिक दोहन के बारे में तो हम सब पढ़ते आए हैं, लेकिन इस आर्टिकल ने एक बिल्कुल अलग पिक्चर प्रेजेंट की है। इसका दावा है कि ब्रिटिशर्स से बहुत पहले एक बड़ा और सिस्टमैटिक वेल्थ ड्रेन चल रहा था, जहां भारत से बेहिसाब धन और यहां तक कि दास दमास्कस, बगदाद और मक्का जैसे विदेशी सेंटर्स में भेजे जा रहे थे। एक तरह से संपत्ति के देश से बाहर जाने का ये एक लंबा सिलसिला था। चलिए इस सिलसिले को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर और उनके दूर दराज के उपहारों की। सोर्स बाबर की ही आत्मकथा का हवाला देता है। जैसे ही उन्होंने आगरा के खजाने पर कब्जा किया, उन्होंने उस वेल्थ को तुरंत बाहर भेजना शुरू कर दिया। ये धन आगरा से निकलकर मध्य एशिया और अरब में बैठे धार्मिक नेताओं और रिश्तेदारों तक गया। और सुनिए, आर्टिकल बताता है कि काबुल में तो हर एक व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का भेंट किया गया था। अब आप खुद सोचिए, ये बांटी गई रकम इतनी विशाल थी, इतनी मैसिव थी कि एक पर्शियन हिस्टोरियन ने नोट किया है कि बाबर को कलंदर का नाम दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन विदेशी उपहारों के चक्कर में अपने खुद के खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं अकबर और जहांगीर के दौर में, जहां सोर्स के अनुसार हज यात्रा का स्टेट स्पॉन्सरशिप शुरू हुआ। जरा इन आंकड़ों के स्केल को समझिए। 1776 में एक सिंगल हज कैरवैन के लिए 6 लाख रुपए का भारी भरकम शाही दान दिया गया। 6 लाख रुपए। और इसको उस वक्त की आम आमदनी से कंपेयर करें तो एक स्थानीय नाई यानी एक बाबर महीने का सिर्फ आधा रुपया कमाता था। ये आर्थिक असमानता वाकई चौंकाने वाली है। और आर्टिकल कहता है कि ये आउटवर्ड फ्लो आगे भी रुका नहीं। जहांगीर ने पर्जिया और बुखारा से आने वाले विदेशियों के लिए स्टेट की तरफ से पेंशन्स लागू कर दी। वहीं शाहजहां ने मक्का के लिए एक बेहद कीमती हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एम्बर का मोमबत्ती दान भेजा, जिसकी कीमत उस जमाने में लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। इस कथा का अगला चैप्टर काफी दर्दनाक है। एक तरफ मैस फेमिन यानी भयंकर अकाल और दूसरी तरफ शाही खर्चे। देखिए, सोर्स एक स्पेसिफिक आंकड़े पर हमारा ध्यान खींचता है। अकेले मार्च 1628 में शाहजहां ने नौरोज के जश्न और शाही इनामों पर सरकारी खजाने से 1,60,00,000 रुपए की विशाल रकम उड़ाई। ठीक 2 साल बाद की रियलिटी बिल्कुल विपरीत थी। एक भयंकर अकाल पड़ता है जिसमें अनुमानित तौर पर करीब 74 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन फैमिन रिलीफ यानी अकाल राहत के लिए शाहजहां द्वारा बांटी गई टोटल रकम कितनी थी? सिर्फ 1 लाख रुपए। इस डिस्कनेक्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए ऑथर बताता है कि उस वक्त शाही खजाने में 6 करोड़ रुपए नगद पड़े थे। ताजमहल बनवाने में लगभग 4 करोड़ खर्च किए गए और मयूर सिंहासन की अकेले की कीमत 3 करोड़ थी, जबकि दूसरी तरफ लाखों आम लोग भूखमरी से जान गंवा रहे थे। अब इस सोर्स के अनुसार औरंगजेब के दौर के वैश्विक कूटनीतिक उपहारों पर चर्चा करते हैं। यहाँ ऑथर एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज करता है कि कितनी ज्यादा वेल्थ इस उपमहाद्वीप से लगातार बाहर जा रही थी। 6 सालों के अंदर विदेशी देशों को 70 लाख रुपए भेजे गए। अगर इसको पर्सपेक्टिव में रखें तो सोर्स का दावा है कि ये रकम उस वक्त के पूरे इंग्लैंड के टोटल रेवेन्यू से भी लगभग दुगनी थी। इसे एक तरफा आदान प्रदान साबित करने के लिए आर्टिकल एक बड़ा रोचक किस्सा बयान करता है। जब इथियोपियन दूतावास खच्चर की खाल और बैल के सींग जैसे बिल्कुल मामूली उपहार लाया, तो उसके बदले में औरंगजेब ने 6,000 रुपए का भारी इनाम उन्हें लौटा दिया। स्रोत बताता है कि इस रकम को भी धर्म के आधार पर अनइक्वल तरीके से बांटा गया था। तो आखिर इस सब का जमीन पर क्या असर हुआ? चलिए कृषि और आर्थिक प्रभाव पर नजर डालते हैं। लगातार कई पीढ़ियों तक चलने वाले इस वेल्थ ड्रेन का असर सीधे किसानों पर पड़ा। पिछले हिंदू शासकों के दौरान जो टैक्स रेट लगभग 16% हुआ करता था,
स्रोत के अनुसार मुगलों के टाइम पर वही टैक्स रेट 30 से 50% तक पहुंच गया। ये आम जनता पर एक तोड़ देने वाला बोझ था। ये आर्ग्यूमेंट देता है कि इस पूरे सिस्टम ने एक पैरासाइट स्टेट बना दिया। सोचिए, पूरे एम्पायर का 62% रेवेन्यू सिर्फ 665 शाही लोगों के हाथ में जमा था। कारीगर स्टावेशन वेजेस यानी भूखमरी के कगार पर काम कर रहे थे और बेचारे मजबूर किसानों को अपनी जमीन छोड़कर दास प्रथा में धकेले जाने पर मजबूर होना पड़ा। और ये बात ऑथर के आखिरी और सबसे बड़े आर्ग्यूमेंट को परफेक्टली फ्रेम करती है। देखिए, 350 सालों में मुगलों ने इंडिया में एक भी नई नहर यानी कैनाल नहीं बनवाई, लेकिन 1780 के दशक में जब उनका अपना एम्पायर बुरी तरह टूट रहा था, तब भी इस सिस्टम ने लगभग 5 लाख रुपए निकालकर इराक में एक विशाल हिंदिया कैनाल प्रोजेक्ट बनवाने के लिए भेज दिए। जैसे ही हम इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण के अंत में आते हैं, एक बहुत